हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस का हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। इस चैप्टर के अंतर्गत धातुओं के गुणों के बारे में, धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने धातुओं के भौतिक गुणों के 4 गुण पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था भौतिक अवस्था, दूसरा हमने पढ़ा है चमक, तीसरा पढ़ा है हमने कठोरता और चौथा पढ़ा है ध्वनिकता। इन चारों गुणों के बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि भौतिक अवस्था में धातुएं जो होती है कैसी होती है, ठोस होती है। चमक की बात करें तो धातुएं चमकीली होती है। कठोरता की बात करें तो धातुएं कठोर होती है। और ध्वनिकता वाले गुण की हम बात करें तो धातुओं में विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है जब वो किसी ठोस सतह से टकराती है, तो इसे ध्वनिकता का गुण कहते हैं। इस प्रकार धातुओं के भौतिक गुणों में हमने 4 गुण कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे धातुओं के 5वें भौतिक गुण के बारे में, जिसका नाम है घनत्व। इस गुण को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में पढ़ने के लायक क्या है क्या नहीं है। आप अगर वीडियो को स्टार्ट करते ही डिसाइड कर लो कि वीडियो अच्छा नहीं है तो यह उचित नहीं है। आप वीडियो को अंत तक देखो, फिर डिसाइड करो और फिर वीडियो में कमेंट करो कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घनत्व के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि घनत्व होता क्या है। तो घनत्व की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के इकाई, आयतन, क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान है वही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। जैसे आप लोगों को कोई लोहे की मोटी शीट दी हुई है और इसमें से एक कोने को हम काटें, तो देखिए इसको जब काटेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये शीट जितनी मोटी है, लंबाई चौड़ाई अलग है, लेकिन जितनी मोटी है उतनी ही लंबी और उतनी ही चौड़ी। काटने के बाद में हमें ये जो टुकड़ा है ऐसा प्राप्त होगा, एक घन प्राप्त होगा। और इस घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अपन क्या मान ले? 1 सेंटीमीटर मान ले। तो ये क्या हो जाता है? 1 सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाती है, एक इकाई हो जाती है। तो जब इसकी गणना की जाएगी कि इसका घनत्व कितना है, कैसे हम इसे देखें, तो पदार्थ के इकाई आयतन, पदार्थ का इकाई यूनिट जो है, इकाई आयतन का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का, यानी इस घन का जो मास है, द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान ही इसका क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। तो इतना सा तो हम समझ चुके हैं कि जो वस्तु जितनी कठोर होगी उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, और जो वस्तु जितनी नरम या लचीली होगी उसका घनत्व उतना ही कम होगा। पदार्थ की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो देखिए, पहली अवस्था होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैस। अगर मैं किसी सॉलिड ठोस पदार्थ की, द्रव पदार्थ की और गैस पदार्थ की घनत्व की तुलना
करके आप लोगों से पूछूं कि ठोस, द्रव और गैस में से सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो सॉलिड का इसका सबसे अधिक होता है, लिक्विड का सॉलिड से कम होता है और गैस का सबसे कम होता है। तो हम इसे लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझना है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अगर हमें घनत्व देखना हो तो ठोस अवस्था का घनत्व सबसे अधिक होगा। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, तो इसको डी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सॉलिड जो है ठोस अवस्था का घनत्व सबसे अधिक, द्रव का ठोस से कम और गैस का सबसे कम होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ अपवाद भी आएंगे कि ठोस होते हुए भी उनका घनत्व द्रव से कम होता है। ऐसे कुछ अपवाद आएंगे और अपवाद क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए बात करते हैं पदार्थों के घनत्व के बारे में, यानी धातु जो हैं उनका घनत्व कैसा होता है। तो भाई धातु ये कैसी होती है, ठोस होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो सामान्यतः धातुओं का घनत्व भी कैसा होगा, अधिक होगा। अब देखिए यहां पे सामान्यतः क्यों लिखा है, क्योंकि अपवाद इसमें है। तो सामान्यतः धातुओं का घनत्व उच्च होता है। उच्च का मतलब अधिक होता है, उच्च होता है। अधिकांश जो धातुएं हैं उनका घनत्व उच्च होता है, लेकिन कुछ धातुएं हैं जिनका घनत्व उच्च नहीं होता है, घनत्व निम्न होता है। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे देखिए पारा एक धातु है, Hg, मरकरी भी इसको हम कहते हैं। अब इस मरकरी के घनत्व की हम बात करें तो देखिए ये किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में पाया जाता है जैसे सोना, चांदी। अब चांदी और पारे के घनत्व की तुलना करें हम तो चांदी का अधिक और पारे का घनत्व कम होता है। तो इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो इसको समझ भी सकते हैं, समझ के इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसको जरूर लिखना है कि सामान्यतः धातुओं का घनत्व उच्च होता है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी है जिनका घनत्व कम होता है। उनको अभी मैं इधर क्रियाविधि करके, एक्टिविटी करके आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे हमने क्या किया, एक पात्र लिया, पात्र में हम क्या करते हैं, जल लेते हैं। पात्र में हम लेते हैं जल। अब हम तुलना करेंगे जल से किसी भी पदार्थ के घनत्व की, तो हम आसानी से उसे पहचान लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इस पानी में कोई लोहे की कील ली और उसको डालते हैं, तो लोहे की कील जैसे ही पानी में हम डालते हैं पात्र के पेंदे में पहुंच जाती है, पात्र की तलहटी में पहुंच जाती है। और जैसे हमने एक पेंसिल का टुकड़ा डाला, एक हमने डाल दिया पेन का ढक्कन, लकड़ी का गुटका हम डाल देते हैं, सोडियम धातु हमने डाला, पोटेशियम धातु हमने डाला। तो देखिए हम पात्र में पानी लेते हैं, पानी लेकर हम पानी में एक लोहे की कील डालते हैं तो वो डूब जाती है। पेंसिल का टुकड़ा डालते हैं वो तैरता रहता है, पोटेशियम डालते हैं वो तैरता रहता है, पेन का ढक्कन हम डालते हैं वह तैरता रहता है, लकड़ी का गुटका डालते हैं तो वह भी पानी में तैरता है, और सोडियम धातु हम पानी में डालते हैं तो वह भी तैरता है। सोडियम धातु की जब रासायनिक क्रिया पढ़ेंगे अपन तो वहां पे मैं बताऊंगा कि सोडियम धातु को जल में डालते हैं तो क्या होता है। अभी यहां पे बताऊंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आगे इनके रासायनिक गुण भी आएंगे तो उनमें इसके गुण के बारे में हम जरूर बात करेंगे। अब देखिए जैसे सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या है, धातु हैं।
लेकिन धातु होते हुए भी ये जल की सतह पर तैर रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, धातु हैं, और अभी अभी हमने लिखा है कि सामान्यतः धातुओं का घनत्व उच्च होता है, लेकिन फिर भी ये तैर रहे हैं। तो आप लोग इतना सा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये पानी में तैर रहे हैं तो इनका घनत्व पानी से कम होगा या अधिक होगा। तो देखिए ये पानी की सतह पर तैर रहे हैं, पोटेशियम और सोडियम, तो इनका घनत्व क्या होगा, कम होगा, जबकि जल जो है H2O जो है उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। अभी सोडियम और पोटेशियम धातु की जब तुलना कर रहे हैं जल से, तो जल का घनत्व अधिक है, सोडियम पोटेशियम धातु का कम है। लेकिन इसी जल की अगर लोहे की कील से हम तुलना करें, लोहे का प्रतीक हो जाएगा Fe, तो Fe का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो जल का घनत्व कम, लोहे का घनत्व ज्यादा। तो यहां पर देखिए अभी H2O का मैंने अधिक बता दिया, यहां H2O का कम बता दिया, तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः हम किसी का भी घनत्व समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसको हम कैसे बताएंगे, जब किसी दूसरे पदार्थ से तुलना करेंगे तब। अब जैसे मैं पूछूं आप लोगों को कि सोडियम व जल में से किसका घनत्व अधिक है, तो आप सोचोगे जल तो धातु नहीं है, लेकिन सोडियम धातु है, और हमने पढ़ा है कि सामान्यतः धातुओं का घनत्व उच्च होता है। तो इस आधार पर तो ये गलत हो जाएगा आपका। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये दोनों धातु में क्या है, अपवाद हैं। और भी कैरेक्टर आएंगे अभी, उनमें भी ये अपवाद के रूप में देखे जाएंगे। तो लोहे की कील पानी में डूब जाती है, तो लोहे की कील का घनत्व अधिक हो जाता है पानी से, और सोडियम पोटेशियम जल की सतह पर तैरते हैं, इसलिए इनका घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए तो ये तैरते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो घनत्व वाला गुण है वो होता है कंप्लीट। अगले गुण की हम बात करते हैं गलनांक की, तो यहीं लिख लेते हैं 6ठा नंबर, गलनांक। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि गलनांक है क्या। जब इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो देखते हैं गलन प्लस अंक, गलन प्लस अंक। अब गलेगा कौन, ठोस पदार्थ होगा वो गलेगा, और गलने के बाद में वह द्रव में परिवर्तित होगा। तो गलनांक किस पदार्थ के लिए होगा, ठोस पदार्थ के लिए होगा। तो गलन अंक का मतलब क्या हुआ, किसी ठोस को गलाने के लिए जो अंक, जो मान होगा, जो तापमान होगा, वही तापमान क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। जैसे मैं कह दूं कि कोई ठोस पदार्थ जब उसका तापमान बढ़ाएंगे तो ठोस पदार्थ किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ठोस पदार्थ का जब तापमान बढ़ाते हैं तो वह किस में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। तो तापमान बढ़ाने पर ही द्रव में परिवर्तित होगा। तो हम इसकी परिभाषा यहां से निकालेंगे कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, वह ताप ही क्या कहलाता है, उसका गलनांक कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ठोस से द्रव में परिवर्तन की, यह कहलाती है संगलन। तो संगलन के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ गलनांक पढ़ना है। तो गलनांक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, उस ठोस का या उस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। इसको लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में, वह ताप जिस पर कोई ठोस, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर, ठोस पदार्थ पिघलकर, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर किस अवस्था में बदलेगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव
अवस्था में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। उस ताप को ही उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि धातुओं के जो घनत्व होते हैं वो उच्च होते हैं और धातुएं कठोर होती है। अब धातु या कोई भी पदार्थ जितना कठोर होगा, जितना जिसका घनत्व उच्च होगा, उसका गलनांक भी उतना ही अधिक होगा। तो अब इस तथ्य के हिसाब से धातुओं के गलनांक भी कैसे होने चाहिए? उच्च होने चाहिए। धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है, इसलिए इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। ये हम लिख सकते हैं कि धातुएं कठोर होती है, इसलिए इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। धातुएं कठोर होती है, इसलिए इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि लोहा जो होता है Fe, जिसको हम कहते हैं, Fe का गलनांक अगर हम देखें तो आयरन यानी लोहे का जो गलनांक होता है वो होता है 1593 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहे का गलनांक होता है 1593 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत अधिक तापमान ये होता है और इस तापमान पर लोहा क्या होता है? ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है। लेकिन यहां पर देखिए, एक ऐसा धातु भी है जो यहां पर अपवाद के रूप में पाया जाता है। अपवाद के रूप में हम एक धातु है जिसको देखते हैं, उसका प्रतीक तो होता है Ga और नाम होता है गैलियम। गैलियम धातु ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। तो Fe यानी लोहे का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है, लेकिन यहां अपवाद स्वरूप गैलियम धातु भी पाई जाती है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। कितना कम होता है? इतना कम होता है कि गैलियम को अगर हम हथेली पर रख देते हैं तो यह पिघल जाता है। तो इस अपवाद के लिए एक लाइन हम लिख सकते हैं कि गैलियम धातु का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम धातु का गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए गैलियम को हथेली में रखने पर पिघल जाता है। हथेली में रखने पर पिघल जाता है। तो इस प्रकार घनत्व और गलनांक वाले जो गुण हैं वो होते हैं कंप्लीट। इनको एक बार और रिवाइज कर देता हूं। देखिए, घनत्व के बारे में हम बात करें तो पदार्थ के इकाई आयतन क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान है वही क्या होता है? घनत्व होता है। सामान्यतः धातुओं का घनत्व उच्च होता है, लेकिन पारा या मरकरी जैसे हैं धातु है लेकिन इसका गलनांक कम होता है। अपवाद स्वरूप दो धातु और हैं हमारे पास, जैसे सोडियम और पोटेशियम। इनको जब हम जल में डालते हैं तो ये जल की सतह पर तैरते हैं, जबकि पेंसिल का टुकड़ा, पेन का ढक्कन, लकड़ी का टुकड़ा, ये हम
सतह जल में डालते हैं तो ये भी सतह पर तैरते हैं, लेकिन लोहे की कील को जब हम पानी में डालते हैं तो वह डूब जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है, सोडियम और पोटेशियम जो है, इनका घनत्व कम होता है जबकि जल का घनत्व अधिक होता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि लोहे की कील का घनत्व अधिक होता है जबकि जल का घनत्व कम होता है। तो इस आधार पर हम घनत्व का जो गुण है उसको दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला आता है गलनांक वाला। छठा गुण है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। धातुएं कठोर होती है इसलिए इनके गलनांक भी कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ये हम कठोरता वाला जो गुण है उसमें पढ़ चुके हैं कि धातुएं कठोर होती है, भौतिक अवस्था कैसी होती है? धातुओं की ठोस होती है। तो धातुएं कठोर होती है इसलिए इनके गलनांक भी कैसे होंगे? उच्च होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो Fe यानी लोहा जो है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, 1593 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन कुछ धातुएं हैं जो अपवाद के रूप में पाई जाती है, जैसे गैलियम धातु है। यह धातु है लेकिन इसका गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम धातु का गलनांक कितना कम होता है उसके लिए भी हम एक लाइन लिख सकते हैं कि गैलियम धातु का गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए गैलियम को हथेली में रखने पर यह क्या हो जाता है? पिघल जाता है। इस प्रकार दो गुण घनत्व, गलनांक और चार गुण जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं वो होते हैं कंप्लीट। आगे नेक्स्ट गुण की हम बात करते हैं। बात करते हैं अगले गुण के बारे में कि धातु का अगला भौतिक गुण कौन सा होता है। 7वें नंबर पर आता है ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता, इस गुण को आप पिछली क्लास कक्षा 7 में भी पढ़ के आए हैं। वहां ऊष्मा के संवहन की विधियां आप लोगों ने पढ़ी होगी, वहां पर ऊष्मीय चालकता भी आपने पढ़ा होगा। ऊष्मीय चालकता को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में पानी भरते हैं। 70% तक बीकर को क्या करना है? पानी से भरना है। और 70% तक पानी से भरने के बाद में इसमें कुछ वस्तुएं डालते हैं। जैसे अपन ने एक लकड़ी की छड़ डाल दी, एक स्टील की चम्मच डाल दी, एक पेंसिल डाल देते हैं, इन सबको डालने के बाद में इस बीकर को हम रखते हैं स्टैंड के ऊपर और स्टैंड को रखते हैं बर्नर के ऊपर। ये स्टैंड रख दिया, स्टैंड के ऊपर रखते हैं और यहां पर लगा देते हैं एक बर्नर। बर्नर को ऑन करते हैं तो पानी क्या होता है? गर्म होता है। बर्नर है, इसको स्प्रिट लैंप भी बोल सकते हैं। स्प्रिट लैंप ये स्टैंड हो गया,
ये बीकर हो गया और इस बीकर में क्या भरा है हमने, जल भरा है। यहां ये है चम्मच, ये है पेंसिल और ये है लकड़ी। इतना करने के बाद में हम जैसे ही बर्नर जो है, स्प्रिट लैंप जो है, इस स्प्रिट लैंप को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ऑन करते ही क्या होगा, बीकर गर्म होगा, बीकर का पानी भी गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो पानी का जो तापमान है वो क्या होगा, बढ़ेगा और पानी में रखी हुई जो वस्तुएं हैं उनका भी तापमान बढ़ेगा। कुछ समय बाद हम इन तीनों वस्तुओं के ऊपरी सिरे को स्पर्श करते हुए देखते हैं कि क्या इनका ऊपरी सिरा जो पानी से बाहर है वो भी गर्म हुआ है क्या। तो हम देखते हैं कि इनके लकड़ी और पेंसिल के ऊपरी सिरे गर्म नहीं होते हैं, जबकि स्टील की चम्मच का ऊपरी सिरा गर्म हो जाता है। तो इस आधार पर हम कह देते हैं कि यह स्टील की जो चम्मच है, धातु की जो चम्मच है, उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसमें ये चालकता यह दर्शाती है। तो इसके लिए हमने ऊष्मीय चालकता के लिए जो गतिविधि हमने की है उस गतिविधि को हम कंप्लीटली लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे साथ में और डायग्राम के साथ ही इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। कांच का बीकर लेना है और 70% पानी से भरना है। कांच का बीकर लेकर 70% तक पानी से भरते हैं। 70% तक पानी से भर लिया। अब इस बीकर में, इस बीकर में लकड़ी का टुकड़ा, तो लकड़ी लिख देंगे, एक पेंसिल व स्टील की चम्मच डालते हैं। ऐसा करने के बाद में कुछ समय बाद बीकर में क्या करेंगे, बीकर को गर्म करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, बीकर को गर्म करते हैं। अब बीकर को गर्म करते हैं तो बीकर का पानी भी क्या होगा, गर्म होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लकड़ी और पेंसिल जब इनको छूते हैं, महसूस करते हैं, छूकर देखते हैं। किसको छूकर देखते हैं, इन तीनों वस्तुओं को छूकर देखते हैं। तो लकड़ी व पेंसिल जो है वो तो हमें कैसी लगती है, ठंडी महसूस होती है, जबकि स्टील की जो चम्मच है उसका ऊपरी सिरा भी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऊपरी सिरा जो है, लकड़ी और पेंसिल तो ठंडी रहती है, इनका ऊपरी सिरा भी ठंडा रहता है, जबकि चम्मच जो है, स्टील की चम्मच है, उसका ऊपरी सिरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। जैसे अब सुचालक होती है, इसी गुण की वजह से धातुओं का उपयोग खाना बनाने के बर्तन, खाना बनाने के बर्तन जो होते हैं वो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम इसके बनाए जाते हैं।
खाना बनाने के बर्तन लोहा, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये जो धातुएं हैं ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है, इसीलिए इनके बनाए जाते हैं। अब मैं बात करूं ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु की। ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है, इसकी बात करेंगे, और ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु की भी बात करेंगे। सबसे कम चालक जो धातु है उसकी भी हम बात करेंगे। तो ऊष्मा की सबसे अधिक चालक, सर्वाधिक चालक, सर्वोत्तम चालक धातु की अगर हम बात करें वो तो होती है चांदी, जिसका प्रतीक होता है Ag। अर्जेंटम इसका लैटिन नाम है और वहीं से इसका प्रतीक लिया गया है। ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु की अगर हम बात करें तो वो होती है लेड, या हम इसको सीसा भी कहते हैं और इसका प्रतीक हो जाता है Pb। Pb लेड, सीसा। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अगर आपका लिखने में, नोट्स लिखने में कुछ छूट गया हो तो उसको आप लिख सकते हैं। धातुओं की भौतिक गुणों में 7वां गुण आता है ऊष्मीय चालकता। इस गुण के लिए हम एक गतिविधि करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या करते हैं? कांच का एक बीकर लेते हैं, बीकर को 70% तक पानी से भरते हैं। अब बीकर में एक लकड़ी की छड़, एक पेंसिल और एक स्टील की चम्मच डालते हैं। इतना डालने के बाद में बीकर को क्या करते हैं? स्टैंड पर रखते हैं और स्टैंड के नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। बर्नर को चालू करते हैं। बर्नर को ऑन करते ही बीकर क्या होता है? गर्म होना स्टार्ट होता है। बीकर गर्म होगा तो पानी भी गर्म होगा। जैसे जैसे इसको ऊष्मा प्रदान की जाएगी पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा, बीकर को गर्म करते हैं। बीकर को गर्म करेंगे, पानी गर्म होगा। कुछ समय बाद हम अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि लकड़ी व पेंसिल का ऊपरी सिरा जो है वो तो कैसी है? लकड़ी और पेंसिल तो ठंडी है, जबकि स्टील की जो चम्मच है उसका ऊपरी सिरा भी कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। सुचालक का मतलब हो गया अच्छी चालक होती है। इस सुचालकता के गुण के कारण ही, ऊष्मा की सुचालकता के गुण के कारण ही खाना बनाने के बर्तन बनाने में धातुओं का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी धातुएं? लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम। अब ये दो तथ्य हैं मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को बताए हैं, इनको भी हमें ध्यान रखना है कि ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? तो वह चांदी है। प्रतीक Ag होता है। Ag कहां से आया? चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम और वहीं से इसका प्रतीक लिया गया है। ऊष्मा की सबसे कम चालक की बात करें तो सबसे कम चालक होती है लेड, सीसा, और इसको हम Pb से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अब तक 2 वीडियो में हमने धातुओं के भौतिक गुणों में 7 गुण कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में जो स्टडी मटेरियल आप लोगों को अवेलेबल करवाया गया है वो आप लोगों के लिए भविष्य में भी अच्छा साबित हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही राइट साइड में एक बेल का आइकन दिखाई देगा। बेल आइकन पर क्लिक करके आपको ऑल पर क्लिक करना है। अब ऐसा करने से होगा क्या कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा, आपके पास पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले आप देखो
तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के ऑल पर क्लिक करना ही होगा। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आपका कमेंट वहां करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो गुड लिखिए, जैसा भी आप लोगों को लगता है, जो भी आप लोगों की प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास करते हैं यहीं समाप्त। नेक्स्ट क्लास में धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जो शेष बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ आप सभी दोस्तों का, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।